हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भेषज कल्पना का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम भेषज का इतिहास पढ़ेंगे और भेषज है क्या उसके बारे में पढ़ेंगे। जितने भी नोट्स हैं ये एनसीएसएम के अकॉर्डिंग है। नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। भेषज के बारे में क्या कहा गया है। भीषम रोग्यभ्यम जयति येन इति भेषज्यम तस्य भाव कर्म व भेषज्यम। मतलब क्या कहा गया, अर्थात जिसके द्वारा रोग भय को दूर किया जाता है उसे भेषज कहते हैं। मतलब जिसके द्वारा रोगों के भय को दूर किया जाता है वो होता है हमारा भेषज, और उसका जो कर्म होता है वो कहलाता है भेषज। अब हम बात करते हैं कल्पना। तो भेषज दो वर्ड से, भेषज कल्पना दो वर्ड से मिलकर बना भेषज और कल्पना। कल्पना के बारे में क्या कहा गया, कृप सामर्थ्य धातु से अच व धन प्रत्यय के द्वारा होती है। मतलब जो इसकी निरुक्ति है या निष्पत्ति है वो किसके थ्रू होती है, कृप सामर्थ्य में धातु में कृच अच और धन प्रत्यय लगाने से कल्पना की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ सामान्यतः उस प्रक्रिया में लिया जाता है जिसके द्वारा किसी द्रव्य वस्तु विशेष में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए शक्ति उत्पन्न की जाती है। मतलब वो प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं हम, किसी द्रव्य या किसी वस्तु विशेष में जो है विभिन्न डिफरेंट वर्क को कराने की जो शक्ति है उसको जो उत्पन्न किया जाता है उसको हम कहते हैं भेषज कल्पना। ठीक है, तो दो वर्ड हो गए हमारे भेषज और कल्पना। अब हम बात करते हैं जो हमारा भेषज कल्पना है उसका इतिहास क्या है। तो देखिए, भेषज कल्पना का इतिहास वैदिक काल से ही माना गया है। वैदिक पीरियड से ही भेषज कल्पना का इतिहास माना गया है। और शास्त्रों में जो है कल्क का प्रयोग स्वरूप शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया है। उपदशंती पिष्ठम कल्का, अर्थात पत्थर या दांतों के द्वारा पिसा गया द्रव्य कल्क का स्वरूप कहलाता है। कल्क कहते हो आप एक तरीके से चटनी कह सकते हो आप। ठीक है, कल्क क्या है हमारा, एक तरीके से चटनी। तो मतलब क्या है, यह हमारा कल्क का प्रयोग या स्वरूप किस तरह बताया गया है कि जो दांतों या पत्थर पे पीसा गया उसको हम क्या कहते हैं, कल्क कहते हैं। ठीक है, भेषज कल्पना के विषय विवेश के दृष्टिकोण से निम्न कालों का विभक्त किया जा सकता है। जैसे इसमें जो हमारा भेषज कल्पना है इसके चार काल बताए गए हैं। वैदिक काल में भी इसका कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन मिलता है भेषज कल्पना का, और संहिता काल में भी, मध्यम काल में भी और आधुनिक काल में भी, है ना। तो चारों पीरियड्स में जो हमारा भेषज कल्पना है उसका कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल में मतलब ऋग्वेद में औषधि सूक्त तथा अन्य वेदों में अनेक औषधियाँ सोम, करंज, बिल्व, विबितकी, तुरवा, पलाश, बेर, अर्जुन आदि का वर्णन प्राप्त है। मतलब ऋग्वेद में, मतलब इन द्रव्यों के बारे में ऋग्वेद में भी अगर आप देखोगे तो औषधि के रूप में इन द्रव्यों का, जैसे सोम, करंज, बिल्व, विबितकी, दूर्वा आदि का वहाँ पे वर्णन मिलता है। और सोम को ऋग्वेद में सोम को क्या कहा गया, प्रमुख औषधि माना गया और राजाओं की औषधियों या औषधियों का राजा माना गया। ठीक है, तो आप अगर एमसीक्यू देखिए बन सकता है कि किस ऐसी कौन सी औषधि है जिसको औषधियों का राजा माना गया। तो सोम को ऋग्वेद में औषधियों का राजा बताया गया। अथर्ववेद में औषधि का महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है, इसीलिए इसे भिषक वेद या भेषज वेद भी कहते हैं। मतलब जो अथर्ववेद है उसमें औषधि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ठीक है, और अथर्ववेद से ही क्या है हमारा आयुर्वेद बना है, अथर्ववेद की एक ब्रांच है। ठीक है, तो उसमें क्या है, औषधियों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, या हमारे ड्रग्स के बारे में जो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उनके बारे में वहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, भिषक वेद भी कहते हैं, भेषज वेद भी कहा जाता है। तो आपका ये एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि ऐसा वो कौन सा वेद है जिसको भिषक वेद या भेषज वेद कहा गया। तो आप याद रखिएगा अथर्ववेद है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखो अथर्ववेद में अगर हम बात करते हैं, अथर्ववेद में अंजन का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अंजन का डिस्क्रिप्शन भी अथर्ववेद में कहीं ना कहीं दिया हुआ है। वैदिक कालीन मनुष्य दूध से दही, मट्ठा एवं नवनीत से घृत निकालने में पूर्णतः निष्पात थे। साथ ही दूध के विकारों का भी उन्हें ज्ञान था। मतलब जब हम एंशियंट पीरियड में देखते हैं, वैदिक काल में देखते हैं, तो उस टाइम पे क्या थे लोग, मतलब जानते थे कि दही से मट्ठा बनता है, मट्ठे से नवनीत, और नवनीत से क्या बनता है, घृत बनता है। तो इसमें कहीं ना कहीं उनको प्रोसेस पता था। ठीक है, भेषज से रिलेटेड प्रोसेस पता था, तो उसका वहाँ पे वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथों एवं पुराणों में सोमरस विधि का वर्णन मिलता है। सोमरस क्या है ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम पंचविद कषाय कल्पना पढ़ेंगे तो उसमें देन उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो सोमरस का वर्णन कहाँ पे मिलता है, सोमरस सर्वप्रथम किस में मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। मनुस्मृति में विविध मांस के भोजनों को पकाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो मनुस्मृति में बताया गया है कि कौन कौन से मांस को किस किस तरह से आपको पकाना है।
अब है हमारा दूसरा काल संहिता काल। तो संहिता काल में चारों संहिताओं में मिलता है चरक, आचार्य चरक में या चरक संहिता में सुश्रुत संहिता, काश्यप संहिता और अष्टांग और हृदय और अष्टांग संहिता, इन दोनों में क्या है विशुद्ध कल्पना का उल्लेख मिलता है, डिस्क्रिप्शन मिलता है। जैसे आप जानते हो चरक संहिता में अध्याय 2 मतलब चैप्टर 2 में आपने फर्स्ट प्रॉफ में 32 यवागु पढ़े होंगे, तो वो भी यवागु किस में आते हैं, भेषज कल्पना में आते हैं। अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3 में 33 सिद्धम चूर्ण या हमने चूर्ण वगैरह जो पढ़े थे वो भी हमारे उसी में आते थे। और अध्याय 4 में पंचविध कषाय कल्पना, जैसे सवरस, कल्क, कवात, हीम और फांड। ये एक्चुअल में होते क्या है, कल्क किसे कहते हैं, सवरस किसे कहते हैं, कवात किसे कहते हैं। तो सवरस होता है हमारा सिरप, कवात होता है हमारा कल्क होता है हमारा चटनी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जब जितनी भी चीज़ें हैं धीरे धीरे एक एक हम करके पढ़ेंगे कि सवरस के बारे में क्या है। सवरस एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। कल्क के बारे में पूरा एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये हमारे सिलेबस में यही 5 हमें पढ़ना है, सवरस, कल्क, कवात और हीम, फांड, ठीक है। अब हम बात करते हैं आचार्य सुश्रुत ने। आचार्य सुश्रुत ने भी पंचविध कषाय कल्पना मानी है। पंचविध कषाय कल्पना में कौन आता है, सवरस, कल्क, कवात, एम और फांड। और साथ साथ इन्होंने क्या किया, एक कल्पना और ऐड की, शीर कल्पना, ठीक है। आचार्य काश्यप के बारे में अगर हम बात करते हैं, आचार्य काश्यप ने 7 कल्पनाएं मानी है, चूर्ण, शीत, अभिशव, सवरस, फांड, कल्क और कवात। इन 7 कल्पनाओं को मौलिक कल्पनाएं बताया, ठीक है। अष्टांग हृदय, अगर हम अष्टांग हृदय की बात करते हैं दोनों में, तो क्या है, आचार्य वाग्भट ने विरचित इन दोनों ग्रंथों में पंचविध कषाय कल्पनाओं को ही मौलिक सिद्धांत माना है। मतलब आचार्य चरक ने जो बात कही है, ठीक है, आचार्य चरक ने जो कषाय कल्पनाएं मानी है, उन पंचविध कषाय कल्पना मानी, चौरस, कल्क, कवात और हीम और फांड। तो आचार्य लघु वाग्भट ने आचार्य वाग्भट ने भी इनको ही माना है। अब हम बात करते हैं मध्यम काल, ठीक है। मध्यम काल को क्या कहा जाता है, रसशास्त्रीय काल भी कहा जाता है। तो एक एमसीक्यू ये भी बन सकता है आपका कि वो कौन सा काल है जिसको रसशास्त्रीय काल कहा गया है, ठीक है। तो संहिता काल के बाद कौन सा, रसाचार्य नागार्जुन द्वितीय ने अपने ग्रंथों, वो कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, रसेंद्र मंगल, रसरत्नाकर, कष्टपुट आदि में खनिजों पर अनेक धातुवादात्मक क्रियाओं का वर्णन किया है, ठीक है। तो मतलब आचार्य रसाचार्य किसने, नागार्जुन ने, मतलब अपने जो नागार्जुन सेकंड थे उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे रत्नाकर, कशपुट या रसेंद्र मंगल में मतलब अनेक खनिज पदार्थों का वहाँ पे वर्णन किया है, ठीक है। और इसी तरह आचार्य चक्रदत्त, तो आचार्य चक्रपाणि ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है आचार्य चक्रदत्त, तो इसी तरह आचार्य चक्रपाणि ने किताब लिखी है चक्रदत्त, जिसमें क्या है, परपटी कल्पना। परपटी क्या होती है, पापड़ के समान जब हम एक कल्पना मतलब एक मेडिसिन की एक अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जिसको हम किसमें, पापड़ की फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं परपटी। तो परपटी का सबसे पहले वर्णन किसमें मिलता है, चक्रदत्त नाम की किताब है, या चक्रदत्त नाम का एक ग्रंथ है जो आचार्य चक्रपाणि ने लिखा हुआ है। इसी तरह गद्य निग्रह जो किसने लिखा है, आचार्य सोडल ने लिखा है 12वीं शताब्दी में। इसमें क्या है, तेल अधिकार, लो अधिकार, चूर्ण अधिकार कल्पना का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है, ठीक है। इसी तरह षाडंगर संहिता में क्या है, किसने लिखी है, आचार्य षाडंगर मिश्र ने लिखी है 14वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन से आचार्य ने कौन सी ग्रंथ या कौन सी संहिता लिखी है, तो आपको याद होना चाहिए, और कौन से शताब्दी में, ठीक है। तो इनमें भी इन्होंने बताया है कि सवरस, कल्क, क्वाथ, हीम, फांड, गिरक, तेल आदि का पृथक पृथक अध्यायों में वर्णन मिलता है। तो इन्होंने भी आचार्य षाडंगर मिश्र ने भी षाडंगर संहिता में अलग अलग इनका सौरस कल्क वगैरह के बारे में भी बताया हुआ है, ठीक है। अब है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक मतलब मॉडर्न टाइम पे जो चल रहा है हमारा। तो आधुनिक काल मतलब कब से स्टार्ट हुआ, 16वीं शताब्दी के बाद से आधुनिक काल स्टार्ट हो गया। इसमें योग रत्नाकर, भेषज रत्नवाली, रसतंत्रसार, भारत भेषज रत्नाकर, सिद्ध योग संग्रह आदि ग्रंथों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इसमें ये वाला हमारा 16वीं शताब्दी के बाद इतने सारे ग्रंथ हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आधुनिक काल। अब हम बात करते हैं, देखिए एक टॉपिक दिया है हमारा एनसीएसएम के सिलेबस में, औषध वर्षद भेषज्य। तो औषध और भेषज्य का प्रयोजन क्या है, रोगों को दूर करना। मैंने आपको भेषज्य बताया था। भेषज्य क्या है, जो रोगों के को दूर करता है उसे भेषज कहते हैं, और वो जो कर्म है उसको हम क्या कहते हैं, भेषज्य कहते हैं। तो औषध और भेषज मतलब जो हमारी मेडिसिन हैं, औषध है, उसका भी काम क्या है, रोगों को दूर करना, और भेषज्य में भी क्या है, प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है, रोगों को दूर करना। इसलिए दोनों क्या कहे गए हैं, एक दूसरे के पर्याय कहे गए, मतलब एक दूसरे के सिनोनिम्स कहे गए हैं, ठीक है। तो भेषज्य में अगर हम बात करते हैं तो भेषज्य और औषध में लेकिन डिफरेंस क्या है, तो बलि, होम, व्रत, तप, शांति कर्म द्वारा रोगों को शमन करना भेषज्य कहलाता है। मतलब देखिए, औषधि में क्या करते हो आप, मेडिसिन देते हो, ठीक है। तो लेकिन भेषज्य में क्या कहा गया, बलि करके, हवन करके, व्रत रख के, तप करके, ठीक है। तो इन सब के द्वारा जब हम रोगों को शांत करते हैं, ठीक है, तो वो विधि यहाँ पे बताई गई है। भेषज्य विशेष रूप से जो हमारा भेषज्य है, भेषज्य
है हमारा, तो विशेष रूप से किस पे वर्क करता है, मानसिक रोगों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मानसिक रोगों पे ज़्यादा मानसिक रोगों के लिए ज़्यादा बात करता है। ठीक है, जो चिकित्सक भेषज विज्ञान को जानता है और रोगियों के लिए हितकार है उसे भेषज या भेषज्ञ कहा जाता है। ठीक है, मतलब वो चिकित्सक मतलब यानी कि हमारा वो डॉक्टर जो किसके बारे में जानता है, बेशक के विज्ञान को, जो विज्ञान के बारे में जानता है। ठीक है, और रोगियों के लिए क्या होता है, हितकर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भेषज कहते हैं, भेषज्ञ उसको कहा जाता है। ठीक है, तो भेषज्ञ हमारे उस डॉक्टर के लिए भी यूज़ किया जा रहा है बेसिकली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइन, जिस औषधियों की कार्ययोनि प्रवृत्त देश आदि शारीरिक मानसिक एवं भूत आत्मा के रोगों को दूर करने वाली हो तथा जिनको कोई प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न नहीं हो उसे भेषज कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जिस औषधि की कार्ययोनि क्या हो, प्रवृत्त देश आदि शारीरिक मानसिक और भूत आत्मा के रोगों को दूर करने वाली हो तथा जिससे कोई भी प्रतिकूल मतलब उसके अलावा कोई प्रभाव उत्पन्न ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, भेषज कहते हैं। जिसके द्वारा रोग के भय को जीता जाता है उसे हम भेषज कहते हैं, और जिसके द्वारा रोगी की चिकित्सा की जाती है या रोग को हटाया जाता है उन सब उपायों को भेषज कहा जाता है। ठीक है, वो उपाय जिनमें क्या किया जाता है, रोगों की चिकित्सा की जाती है या रोगों को हटाया जाता है, उन सारे साधनीय उपायों को हम क्या कहते हैं, भेषज कहा जाता है। ठीक है, ये था हमारा। अब हम बात करते हैं औषधि के बारे में। तो औषधि क्या है, दीपन पाचन आदि द्रव्यों का संयोग करके रोगों का शमन किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दीपन पाचन आदि द्रव्यों का संयोग करके, ठीक है, क्या करते हैं, हम रोगों का शमन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, औषधि कहते हैं। ठीक है, जिसमें औष का मतलब क्या होता है, रस होता है, और औषधि कहते हैं मतलब जो रस है, जो ओष मतलब रस होता है उसे औषधि कहते हैं। इसी ओष से क्या होता है, आरोग्य प्राप्त होता है, और इसीलिए इसको औषधि कहा जाता है। ठीक है, औषधियाँ क्या होती हैं, व्याधि में हितकर होती हैं। ठीक है, कोई भी व्याधि हुई तो उसमें हम क्या देते हैं, औषधि देते हैं। ओष रस से पीड़ा को दूर किया जाता है अतः उसे औषधि कहा जाता है। वो रस जिससे मतलब क्या किया जाता है, पीड़ा मतलब कोई भी क्या कहते हो, कोई भी प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। ठीक है, कोई भी पेन को दूर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, औषधि कहते हैं। ठीक है, उस रस को हम क्या कहते हैं, औषधि कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने बात की है रसशास्त्र भेषज्य में, अगर भेषज्य का तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने बात की है भेषज्य का इतिहास। ठीक है, चारों काल में पढ़ा है, वैदिक काल में, मध्यम काल में, ठीक है, संहिता काल में, और हमने आधुनिक काल में, और उसके बाद हमने पढ़ा था औषध और भेषज में क्या डिफरेंस है। ये नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।